चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए, ओपन सिस्टम के हैं या फिर कंट्रोल वॉल्यूम के हैं। और हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था जिसका नाम था स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन से पहले स्टेडी वर्ड को समझा था। हमने बात की थी कि स्टेडी वर्ड जो टर्म है स्टेडी, इसको हम तब यूज़ करेंगे जब किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ परिवर्तित ना हो। स्थान के साथ परिवर्तित हो सकती है लेकिन समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने जो वर्ड यूज़ किया था वो था स्टेडी। फिर हमने स्टेडी फ्लो डिवाइसेस की बात की। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, नोजल हो गया, जो लंबे समय तक ऐसी कंडीशन में ऑपरेट होते हैं कि उनमें किसी पॉइंट पर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल एक पंप है, पंप के आउटलेट पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और पंप सुबह से शाम तक लगातार चले जा रहा है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो एक तरीके से क्या हुआ, प्रॉपर्टी जो है, वेलोसिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि समय के साथ चेंज नहीं हो रही है। इसीलिए पंप को हम स्टेडी फ्लो डिवाइस कह देते हैं या फिर स्टेडी फ्लो मशीन कह देते हैं। ऐसा मशीन जिसमें किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की वैल्यू लंबे समय तक एक समान बनी रहे। इनफाइनाइटली तो नहीं हो सकता, ऐसा जो हम कहते हैं कभी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन लंबे समय तक एक ही वैल्यू क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो ऐसे डिवाइसेस, ऐसे मशीन को हम स्टेडी फ्लो डिवाइस या स्टेडी फ्लो मशीन कह देते हैं। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन आया था स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस हीट ट्रांसफर इन कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 GZ2 प्लस वर्क डन इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ये हमारा मेन क्या था, इक्वेशन था। फिर हमने बात की थी कि इस इक्वेशन को हम लोग कंसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और उसके लिए हमने तरीका क्या बताया था कि कुछ ऐसी डिवाइसेस हमें मिलेंगी जिसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज बहुत कम हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो। वैसे केस में दोनों साइड से काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कुछ ऐसी डिवाइसेस होंगी जिसमें पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा या फिर जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, नाम मात्र होगा। उस स्थिति में हम पोटेंशियल एनर्जी को भी दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तीसरा क्या तरीका था, यदि हम सिस्टम को एडियाबैटिक बना दें। एडियाबैटिक का मतलब इसमें किसी तरह का हीट ट्रांसफर ना हो, उस परिस्थिति में हम डीक्यू को भी क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये वो तरीके थे जिससे हम इस इक्वेशन को कंसाइज कर सकते थे। ठीक है, आज हम लोगों को सीखना है कि इस इक्वेशन का उपयोग कैसे करें। पिछले क्लास में हमने ये स्टार्ट भी किया था, नोजल जो पहला डिवाइस लिया था, मशीन लिया था, वो क्या था हमारा, नोजल। बट समय के अभाव में हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं क्या, नोजल। ठीक ना, नोजल एंड डिफ्यूजर। ठीक है जी, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारा काम किसको सीखना है, नोजल को। नोजल क्या है, कहाँ यूज करते हैं, इसके अंदर क्या चीजें होती हैं और यह किस तरह का डिवाइस होता है, समझे। सबसे पहले जाने कि नोजल के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। नोजल एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर घूमने वाली कोई भी चीज नहीं। अगर ये घूमने वाली चीज नहीं है तो है क्या, यह सिर्फ एक पैसेज है। पैसेज का मतलब आने जाने का क्या है, रास्ता। बट ये एक रास्ता का जो डिजाइन है वो खास है। क्या है भाई खास, ध्यान दें। शुरुआत में जहां से 1 को हमने इन पॉइंट माना है और 2 को हमने आउट। जब कोई गैस यहां इन होती है, वो एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, बड़ा है, और जहां से आउट होगी वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, छोटा है। तो नोजल क्या है भाई, नोजल एक सामान्य रूप से एक पैसेज है। पैसेज का मतलब रास्ता है, ठीक ना। एक इस तरह की बनावट है जिसमें
इन वाले सेक्शन पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है और आउट वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। ठीक है, देखिए आगे हम ये भी जानेंगे, ये जो नोजल की डिफिनेशन मैंने आपको बताई ये सिर्फ डिप्लोमा लेवल के लिए है, ठीक ना। हायर क्लासेस में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो नोजल है ये डिफ्यूजर भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यहां पर इनलेट वेलोसिटी क्या है। जो गैस या कोई भी फ्लूइड जो यहां आ रही है उसकी इनलेट वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी से वो यहां पर क्या कर रहा है, इन कर रहा है, वो वेलोसिटी ये डिसाइड करती है। और नेचर ऑफ फ्लूइड, नेचर ऑफ फ्लूइड का मतलब हो गया लिक्विड है या गैसेस है। नेचर ऑफ फ्लूइड और इनलेट वेलोसिटी ये चीज मिलकर डिसाइड करती हैं कि ये नोजल बनेगा या डिफ्यूजर बनेगा। बट ये हायर क्लासेस के लिए है, डिप्लोमा लेवल के लिए अभी इतना ही है कि नोजल में इधर का क्रॉस, जहां से इन हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा है, और जहां से आउट होगा वहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर घूमने वाला या ऊपर नीचे होने वाला कोई भी सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। सीधे एयर यहां से आई और इधर से निकल गई। अब क्या होगा भाई, जब एयर इधर से आएगी तो यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, तो यहां पर एयर का प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक ना। और जैसे जैसे एयर आगे बढ़ेगी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होते हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जब हम पहुंचेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम से कम होगा पूरे सेक्शन में। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं कि यहां से इन होने से लेके बार बार यहां तक आते आते प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर प्रेशर एनर्जी घट रही है तो बदले में कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा होगा, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर प्रेशर एनर्जी घट रहा है तो कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा, और वो बढ़ने वाली चीज है वेलोसिटी, ठीक ना। वेलोसिटी का मतलब अगर v बढ़ रहा है तो कौन कौन सी एनर्जी बढ़ रही होगी, काइनेटिक एनर्जी, जो हमने बात की थी सी स्क्वायर अपॉन 2, सी इज द वेलोसिटी, ठीक ना। स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन में था ना, सी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये सी स्क्वायर अपॉन 2 क्या था, हम लोग पढ़ते हैं ना हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो v बढ़ रहा है यानी क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी। आप लोगों के बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा हूं कि मास्टर उल्टा पढ़ा रहा है, क्यों भाई, क्योंकि दिमाग मैं कह क्या रहा हूं कि यहां का एरिया ज्यादा है तो यहां प्रेशर ज्यादा है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो यहां का प्रेशर कम होगा। आपके दिमाग में उल्टा चल रहा होगा, क्यों भाई, क्योंकि बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि पाइप का मुंह दबा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि पानी का पाइप आता है, अगर हम उसके मुंह को क्या कर दें, दबा दें, दबाने से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, कम हो गया, और फिर पानी क्या होता है, दूर तक जाता है, तो हमको लगता है कि प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। ये हमारी गलत फहमी है जो आज सही करना बहुत जरूरी है। वास्तव में ये हमारी गलत फहमी है कि पाइप का मुंह दबाने से पानी का प्रेशर, आप भूल जाते हो कि जब आपने पाइप का मुंह दबाया तो प्रेशर नहीं बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ गई, इसलिए पानी की लंबाई क्या हो जाती है, पानी ज्यादा दूर तक जाता है, ठीक ना। आप लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा फ्लूइड में, अभी नहीं, कोई बात नहीं, अब फ्यूचर में पहुंच जाए। मैंने तो बताया है क्या था बर्नौलीज इक्वेशन, कोई बताएगा, हाँ जी, P बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड, यही था ना। इसको हम लोगों ने क्या कहा था, फ्लो एनर्जी। P बाई रो को हम P और V भी तो लिखते थे, वी स्क्वायर बाई 2 काइनेटिक एनर्जी था, और जी जेड क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो जरा, सपोज करो ये पाइप है, ठीक है, इसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, और आपने यहां पर इसका मुंह क्या कर दिया, दबा दिया, ऐसे दबाने से ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो आगे का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, कम हो गया। सपोज करो इसको हमने मान लिया 1
1 और इसको मान लिया 2 2। हमारे मन में यही डाउट रहता है ना कि जब हमने पाइप के मुंह को दबा दिया तो क्या बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। आओ देखते हैं थोड़ा सा। देखने के लिए मैं अभी फिलहाल डिफ्यूजर को हटाता हूं यहां से, ठीक है। हम क्या करते हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जरा देखो क्या होगा भाई, बताइए। पॉइंट 1 पे जब इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो क्या होगा, P1 बाई रो जी प्लस, अच्छा जी हटा दो, जी को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है, P1 बाई रो प्लस V1 स्क्वायर बाई प्लस GZ1। ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, P2 अपॉन प्लस V2 स्क्वायर बाई, ठीक है जी। अब जरा देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये इसका सेंट्रल लाइन है, यहां से ये Z1 है और ये Z2 है। Z1 किसके बराबर है, तो इसको हटा देते हैं, दोनों साइड Z की वैल्यू दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो हटा दिया। ये बात समझ में आ रही, कैसे हटा दिया, पाइप का सेंट्रल लाइन को हमने रेफरेंस लाइन मान लिया और सेंटर लाइन से यहां की दूरी Z1 और सेंटर लाइन से यहां की दूरी, तो Z1 इक्वल टू क्या हो गया, Z2 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब प्रेशर को एक साइड करें और वेलोसिटी को एक साइड करें, P1 बाई रो माइनस P2 बाई इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस, ठीक है जी। अब देखिए जरा, ये यहां से क्या हो जाएगा, P1 माइनस, यही बचेगा, और इधर क्या बचेगा भाई, ये हो गया एलसीएम 2, और इधर क्या आ जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस P1, दैट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो बाई 2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस, कैन बी राइट। अब जरा देखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन को जानता है, A1 V1 is equal to A2 V2. This equation is called continuity equation. जब हम अभी आप पढ़ेंगे फ्लूइड में, जब फ्लूइड डायनेमिक्स में जाएंगे तो डिस्चार्ज निकालेंगे, डिस्चार्ज Q को हम लिखते हैं A1 V1 is equal to A2 V2. कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है A1 V1 is equal to A2 into V2. बात समझ में आ रही है, ये कौन सा इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब यहां A और V क्या है भाई, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पे जो पाइप का ये एरिया है इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। ये 1 का हो गया और ये 2 का हो गया। वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी जो 1 पे थी और फ्लूइड की वेलोसिटी जो 2 पे थी, वो क्या है, V1 और V2। कहता है कि यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी होगा वही किसके बराबर होगा, यहां के क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। आप ध्यान से देखें जरा, यहां पर अगर आप देखें A1 अपॉन A2, A1 बाई A2, इसको क्या लिख सकते हैं आप, A1 बाई A2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 लिख सकते हैं, ठीक ना। और यहां से V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, A1 बाई A2 इंटू V1। इस इक्वेशन को समझे जरा, A1 बाई A2, A1 उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया था, इसको आपने दबाया नहीं है, और A2 कब का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब आपने पाइप के मुंह को क्या कर दिया, दबा दिया। तो जब आप पाइप के मुंह को दबाते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो जाता है कि छोटा हो जाता है, यानी A1 इज ग्रेटर देन A2। क्लियर है, A1 बड़ा है और दबाने के बाद बनता है A2, तो A2 क्या है, छोटा है। अब जरा देखिए, इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, ये जो क्वांटिटी होगी A1 बाई A2 ये हमेशा एक से ज्यादा होगी भाई, चूंकि A1 बड़ा है और A2 क्या है, छोटा है। तो जब हम इनका रेशियो लेंगे A1 बाई A2,
ये रेशियो हमेशा एक से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब है जी, जरा देखो ध्यान से सोचो। हमने मान लिया एक से बड़ा है, हमने मान एक से बड़ा का मतलब क्या हो सकता है, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, ये सारी वैल्यूज एक से क्या है। हमने मान लिया a1/a2 की वैल्यू 1/1.2 है, ये वैल्यू भी क्या है, एक से ज्यादा है। अब देखिए जरा, v2 इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ, ये चीज क्या बता रहा है, ये चीज क्या बता रहा है कि v2 1.2 गुना है किसके, v1 के। इसका मतलब है v2 इज ग्रेटर देन v1। ये बात समझ में आ रही है, समझो जरा। एक चीज क्लियर हो गया कि वेलोसिटी एट पॉइंट 2 इज हायर देन द वेलोसिटी एट पॉइंट 1। क्लियर है, यानी जब आपने पाइप के मुंह को दबाया तो यहां की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, यहां की वेलोसिटी से। क्लियर है। अब आप इस इक्वेशन को देखो, ध्यान से देखें, v2 बड़ा है किससे, v1 से। रो बाई टू, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक ना। और v2 v1 से बड़ा है, यानी राइट हैंड साइड में क्या है, एक क्या है भाई, एक पॉजिटिव वैल्यू है। रो बाई टू की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और चूंकि v2 बड़ा है किससे, v1 से, तो ये भी हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूं, P1 माइनस P2 क्या आया, पॉजिटिव। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या आया है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ये सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव। अब ये चीज क्या बता रहा है, P1 माइनस P2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि P1 हमेशा बड़ा होगा किससे, तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर P1 छोटा होता P2 से तो ये वैल्यू क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1.1 का प्रेशर क्या है, ज्यादा है किससे, 0.2 से। बात समझ में आ रही है। तो अब आप ये शेप देखोगे तो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो दूर होना चाहिए। यहां का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां का प्रेशर क्या होगा, कम। यहां की वेलोसिटी कम होगी और यहां की वेलोसिटी। तो अब जब आप पाइप का मुंह दबाओ तो दिमाग में आना चाहिए कि पानी जो दूर जा रहा है दबाने के कारण, वो प्रेशर के कारण नहीं है, किसके कारण है, वेलोसिटी बढ़ने के कारण है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक ना। तो ये है नोजल। नोजल वो डिवाइस है, वो मशीन है, वो पैसेज है जिससे जब कोई फ्लूइड पास होता है तो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। इन पे जो थी उससे क्या आउट पे क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जैसे जैसे नोजल में आगे जाएंगे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और प्रेशर क्या होता जाएगा, घटता, क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा है और यहां पे प्रेशर। बात समझ में आई। तो फ्लूइड दैट इज नोजल वो डिवाइस होता है जिसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं रहता। पहली बात, नोजल वो डिवाइस है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई मूविंग पार्ट नहीं है। दूसरा, जब कोई फ्लूइड इससे पास होता है तो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी इन से आउट के तरफ लगातार क्या होती है, बढ़ते जाती है। बात समझ में आ रही है। इन से आउट के तरफ लगातार क्या होती है, बढ़ते। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कोई ना कोई तो घट रहा होगा ना, और वो कौन है, प्रेशर एनर्जी। बात समझ में आ रही है। नोजल में प्रेशर एनर्जी लगातार घटती है और बदले में काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ती है। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल इसका उल्टा कौन होता है, डिफ्यूजर। नोजल का बिल्कुल उल्टा होता है कौन, डिफ्यूजर। नोजल के बाद मैं अब आपको बता रहा हूं डिफ्यूजर, ठीक ना। डिफ्यूजर के लिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन को बदल दिया। ये हो गया इन दैट इज 0.1 और ये हो गया हमारा 0.2, ठीक है। सिर्फ हमने डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
यानी फ्लो इधर से इधर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए डिफ्यूजर में क्या है, जहां से फ्लूइड इन कर रहा है वो एरिया क्या है, छोटा है, और जहां से आउट हो रहा है वो एरिया क्या है, तो ये बिल्कुल नोजल का उल्टा है। नोजल का उल्टा होने के कारण प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल क्या हो जाएंगी, उल्टी। अब जरा देखिए, जब यहां पर हम देखेंगे तो अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है जहां एरिया ज्यादा वहां प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। अभी सीखा हमने, एरिया ज्यादा है तो वहां का प्रेशर क्या था, यानी अब यहां का प्रेशर ज्यादा होगा और यहां का प्रेशर। तो फिर से देखिए, अगर डिफ्यूजर को डिफाइन करना हो तो आप एक लाइन में कह सकते हैं यह नोजल का उल्टा होता है। क्या कह सकते हैं, यह नोजल का उल्टा होता है, यानी इसमें भी कोई मूविंग पार्ट नहीं, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई मशीनरी नहीं होता, यह सिर्फ एक रास्ता है, एक पैसेज है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनलेट पे कम होता है और आउटलेट पे क्या होता है, ज्यादा। और जब इससे होकर फ्लूइड पास होती है तो इन से आउट तक उसका प्रेशर एनर्जी लगातार क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। और अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ घट रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी लगातार क्या होती है, घटती जाती है। बात समझ में आ रही है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोजल एंड डिफ्यूजर। ये जो अभी उड़ रहा है इसी की बदौलत उड़ रहा है, जो हम लोग नोजल पढ़ रहे थे ना, नोजल की बदौलत ये आसमान में उड़ रहा है। आपने देखा होगा उस प्लेन के पीछे एक छोटा सा सेक्शन लगा रहता है जिससे कि आग टाइप का कुछ चीज निकलते रहता है। जिस पार्ट से धुआं निकलता है प्लेन का ना, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, नोजल कहते हैं। बात समझ में आ रही है। नोजल का उपयोग कहां होता है भाई, जेट इंजन में। नोजल का उपयोग कहां होता है, जेट इंजन में। बात समझ में आ रही है। या फिर गार्डनिंग में, गार्डन में भी पानी डालने के लिए नोजल का यूज होता है। पानी का फवारा बनाने के लिए, पानी दूर तक भेजने के लिए क्या लगा देते हैं, नोजल लगा देते हैं। लेकिन एक बात को गांठ बांध के रखिए, जो अभी हमने कहा कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है तो ये डिफ्यूजर होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया घट रहा है तो वो क्या होगा, नोजल। ये हमेशा सही नहीं होता। ये सही कहां तक है, डिप्लोमा लेवल तक। जब बीटेक में और एमटेक में जाएंगे तो जिसको हम नोजल कह रहे थे हो सकता है कि वो क्या बन जाए, डिफ्यूजर, और जिसको हम डिफ्यूजर कह सकते थे वो क्या बन जाए, नोजल। ये चीजें निर्भर करती हैं दो लोगों के ऊपर। मैंने बताया पहला, नेचर ऑफ फ्लूइड, वो कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है। अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसको कहते हैं, लिक्विड को। अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो नोजल हमेशा नोजल है और डिफ्यूजर हमेशा डिफ्यूजर है। क्लियर है। किसके केस में, इनकम्प्रेसिबल यानी लिक्विड, पानी है, ठीक ना, या कोई भी लिक्विड है, लिक्विड आर सपोज टू बी इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, ठीक ना, वो इनकम्प्रेसिबल माना जाता है। तो अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो जो हमने पढ़ा है वो चीजें बिल्कुल क्या है, सही हैं, कि नोजल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इन से आउट पे घटता है और डिफ्यूजर का बढ़ता है। लेकिन यदि फ्लूइड कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल का मतलब गैस, गैस को आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। यदि फ्लूइड कंप्रेसिबल है और तो कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, नोजल डिफ्यूजर हो सकता है और डिफ्यूजर नोजल हो सकता है। ऐसा कब होगा भाई, ध्यान दें, ये चीजें डिसाइड करता है मैक नंबर। एक नंबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैक नंबर। ये रेशियो होता है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन सोनिक वेलोसिटी। सोनिक वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड। सोनिक वेलोसिटी किसको कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ, पिछले क्लास में मैंने बताया था ये होता है 1236 किलोमीटर पर आवर। सोनिक वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। सोनिक का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के लिए ही हम सोनिक वेलोसिटी का उपयोग
करते हैं। तो ये जो मैक नंबर है, मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू द सोनिक वेलोसिटी इन अ गिवन मीडियम। गिवन मीडियम का मतलब है जैसे कि ये फाइटर प्लेन उड़ रहा था, तो किस मीडियम में उड़ रहा था भाई? एयर में, एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर। तो इस हवा में आपकी साउंड की क्या वेलोसिटी है और प्लेन की क्या वेलोसिटी थी, इसके रेशियो से डिफाइंड होता है कौन? मैक नंबर। एक्चुअल वेलोसिटी और जो प्लेन उड़ रहा था उसका एक्चुअल वेलोसिटी कितना है, और इस हवा में साउंड की कितनी वेलोसिटी, साउंड की कितनी वेलोसिटी है? 1236 किलोमीटर पर आवर। ठीक ना? तो मैक नंबर की वैल्यू यदि m लेस देन 1 हो, इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सबसोनिक। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, यानी एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो 1236 किलोमीटर से क्या हो जाए? कम हो जाए, ऐसे प्लेन को हम क्या कहेंगे? सबसोनिक। ये प्लेन कौन से होते हैं भाई? जिसमें पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इनके जो बड़े वाले प्लेन होते हैं, ये सब कौन से प्लेन होते हैं? सबसोनिक होते हैं। इनको हम क्योंकि ये किस गति से उड़ते हैं? सबसोनिक। 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तो ये सब वैल्यू किससे छोटी है? 1236 से क्या है? कम है। तो ये जो प्लेन है इनको हम क्या कहते हैं? सबसोनिक प्लेन। ये जो एयरफोर्स का प्लेन उड़ रहा है ये 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, यानी इसकी रफ्तार किससे ज्यादा है? 1236 से ज्यादा। इफ m इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा होने का मतलब 1.5, 2, 3, 2, बस 2 से ऊपर के लिए हम लोग अलग वैल्यू यूज करेंगे। एक से ज्यादा ये लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सुपरसोनिक। कहते हैं कि फाइटर प्लेन सुपरसोनिक गति से उड़ता है। तो सुपरसोनिक का मतलब समझ में है? उसकी जो रफ्तार है किससे ज्यादा है? ये समझ में आ रहा है? साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा है, 1236 से किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से ज्यादा है, उसको सुपरसोनिक कहते हैं। हाँ आ रहे हैं। अगर m इज इक्वल टू 1 हो गया तो कहेंगे कि साउंड की वेलोसिटी से उड़ रहा है, ठीक ना? दैट इज कॉल्ड सोनिक वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? इसको कहेंगे सबसोनिक वेलोसिटी, इसे कहेंगे सुपरसोनिक वेलोसिटी। और अगर m 1 हो जाए, यानी एक्चुअल वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी बराबर हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम? सोनिक वेलोसिटी से प्लेन उड़ रहा है। और यदि m इज ग्रेटर देन 2 और 3, 2 और 3 से ज्यादा हो जाए, ठीक ना, तो इसे कहते हैं हाइपरसोनिक। क्या कहेंगे? हाइपरसोनिक। जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत की, वो क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। वो ध्वनि से 4 से 5 गुना तेज चलती है। बात समझ में आ रही है? यानी 1236 का 4 गुना या 5 गुना की रफ्तार से चलती है, तो वैसी मिसाइल्स को हम क्या कहेंगे? हाइपरसोनिक। ठीक है, वापस नोजल में आए। इन दो कंडीशन, इस कंडीशन के लिए, सबसोनिक के लिए, यदि, फिर से समझें, यदि जो फ्लूइड है वो क्या है? कंप्रेसिबल है, यानी गैसेस है, और इनलेट वेलोसिटी, यानी जहां पे वो इन कर रहा है नोजल में, वो क्या है? क्या है? सबसोनिक है। ठीक ना? उस केस में नोजल ही रहेगा और डिफ्यूजर क्या रहेगा? डिफ्यूजर ही रहेगा। लेकिन यदि इनलेट वेलोसिटी क्या हो जाए? सुपरसोनिक, तो नोजल डिफ्यूजर की तरह कार्य करने लगता है और डिफ्यूजर नोजल की तरह कार्य करने लगता है। बात समझ में आ रही है? कब? जब मैक नंबर की वैल्यू 1 से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। उस परिस्थिति में नोजल डिफ्यूजर बन जाता है और डिफ्यूजर नोजल बन जाता है। क्लियर है? ये सब चीजें आप हायर क्लासेस में जानेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना जानना जरूरी है, हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? सबसोनिक। और अगर सबसोनिक वेलोसिटी है तो नोजल हमेशा नोजल और डिफ्यूजर हमेशा डिफ्यूजर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अब हमारे सामने जो डिवाइस है
हमारे लिए वो क्या है बताइए, हमारे लिए ये क्या है नोजल, क्योंकि हम सब सोनिक रीजन को लेके चल रहे हैं कि इनलेट पर जो वेलोसिटी है वो क्या है सब सोनिक है। ये है 0.1 और ये है 0.2, ये हमारा नोजल है और यहां से मास हवा का इन कर रहा है और यहां से आउट कर रहा है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है, ठीक ना। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए क्या है भाई, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस DQ इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस I। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है या फिर कहें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, ठीक है, जिसे हमें इसके लिए अप्लाई करना है। अब तक जो हमने सीखा उसके अनुसार ये जो नोजल है इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। अब जरा देखिए, अगर कोई गैस इसके अंदर जाएगी और अंदर कुछ घूमने वाला नहीं तो क्या कोई चीज घूमेगी नहीं। अगर कोई चीज घूमने वाला नहीं है तो आपको नोजल से किसी भी तरह का वर्क नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है, चूंकि नोजल के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है हमको इससे किसी भी तरह का वर्क नहीं मिलेगा और नहीं मिलने के कारण ये आपका जो dW है ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे इक्वेशन को छोटा करना है ये चीज समझें। चूंकि नोजल के अंदर कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं है इसलिए हमें किसी भी तरह का वर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, नोजल को चारों तरफ से इंसुलेट किया जाता है। इस तरह करने का मतलब, हैच करने का मतलब क्या है, इसके ऊपर इंसुलेशन लगा देना। जब इंसुलेशन लगाया जाता है इसका मतलब इस सिस्टम को क्या बना दिया गया है एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक बनते ही कौन जीरो हो जाएगा, DQ जीरो हो जाएगा। जैसे वर्क जीरो हो गया किसी मूविंग पार्ट के ना होने के कारण, वैसे ही सिस्टम को एडियाबैटिक बनाने के कारण DQ भी क्या हो गया जीरो हो गया। बात समझ में आ रही। अब देखिए ये इसका सेंट्रल लाइन था और ये हमारा रेफरेंस लाइन है। अब यहां से देखिए जरा, ये वैल्यू होगी Z1 और ये वैल्यू होगी Z2। ध्यान से देखिए Z1 किसके बराबर है, Z2 के बराबर है। तो हम दोनों साइड से GZ1 और GZ2 को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमने यहां से GZ1 को GZ2 के साथ कैंसिल आउट कर दिया, लगभग दोनों की वैल्यू क्या है समान है। तो यहां पर हमने क्या क्या चीजें यूज की, ठीक ना। सबसे पहला एडियाबैटिक, दैट इज DQ इज इक्वल टू जीरो, नो मूविंग पार्ट्स, दैट इज DW इज इक्वल टू जीरो। तीसरा Z1 इज इक्वल टू Z2, तो DZ1 और DZ2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ठीक है। बचा क्या भाई, अच्छा अब कहेंगे सर C1 स्क्वायर बाई 2 C2 स्क्वायर बाई 2 को भी कैंसिल कर देते हैं, हाँ और छोटा हो जाएगा। लेकिन अभी अभी हमने सीखा है कि नोजल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी को हम C से, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं C से, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, कहाँ से 1 से। तो ये दोनों आपस में बराबर तो होंगे नहीं, V2 बहुत बड़ा है किससे V1 से, तो हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्लियर है। तो जो बचा उसको आगे लेके आते हैं। क्या क्या बचा भाई, अभी क्वेश्चन क्या बन गया, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर बाई 2, सॉरी H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। क्लियर है। अब एक चीज देखिए, मेरे पास 1 लाख रुपया है और मेरा 1 रुपया गुम हो जाए तो मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा भाई, कोई असर नहीं। ये चीज समझे। 0.2 की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है किससे, 0.1 की वेलोसिटी से। तो अगर हम 0.1 क्या होगा, 0.1 की वेलोसिटी बहुत छोटी हो गई किससे, 0.2 की वेलोसिटी से। हम कह सकते हैं C2
इज फार 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 ग्रेटर देन C1। बात समझ में आ रही है? C2 इज द वेलोसिटी एट पॉइंट 2। चूंकि ये एक नोजल है, नोजल का काम होता है काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देना, बढ़ा देना। तो C2 बढ़ गया, जिसके कारण C1 क्या हो गया, छोटा हो गया। अब यहां पर C2 स्क्वायर है तो वो डिफरेंस तो और ज्यादा होगा ना, इसीलिए हम C2 के कंपैरिजन में C1 को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब जरा देखिए, इंथैल्पी को एक साइड कीजिए, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, C2 स्क्वायर बाई। हम C1 को क्या कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिए हैं, सो नेगलेक्ट C1। चूंकि C2 बहुत बहुत बड़ा है किससे, C1 से, तो C2 के कंपैरिजन में हमने किसको नेगलेक्ट कर दिया, C1 को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। बात समझ में आई? तो बचा यही ना, तो यहां से C2 कितना बचा, 2 टाइम्स ऑफ H1 माइनस H2 और C2 स्क्वायर बचा ना, और C2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ H1 माइनस H2। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। किसका है, नोजल से जब फ्लूइड बाहर आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 रूट अंडर चेंज इन इंथैल्पी। इस तरीके से हम नोजल की वैल्यू नोजल के एग्जिट की वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? अगर आप डिफ्यूजर के लिए करेंगे सेम काम, ध्यान से सुन लीजिए, डिफ्यूजर नोजल का क्या था, उल्टा था। आप जरा देखिए, डिफ्यूजर के केस में इसमें से कौन बड़ा होता, C1 बड़ा होता, तो हम किसको नेगलेक्ट कर देते, C2 को, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाती, C1 की मिल जाती। तो नोजल और डिफ्यूजर बिल्कुल एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। नोजल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है किसके बदले में, प्रेशर एनर्जी को घटाने के बदले में, और डिफ्यूजर प्रेशर एनर्जी को बढ़ाता है किसके बदले में, काइनेटिक एनर्जी को घटाने के बदले में। तो ये चीज दिखा रही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो नहीं रही है, एक रूप से क्या हो रही है, दूसरे रूप में रूपांतरित हो जा रही है। क्लियर है? तो ये सेक्शन था हमारा नोजल एंड डिफ्यूजर। क्लियर है? नोजल क्या होता है, डिफ्यूजर क्या होता है, और जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है? अगला टॉपिक है हमारा टरबाइन एंड कंप्रेशन। ध्यान से देखेंगे, इस साइड हमने जो बनाया है ये क्या है, कंप्रेसर, और इस साइड जो हमने बनाया है ये क्या है भाई, टरबाइन। ठीक है? ध्यान से देखें और सीखें। टरबाइन और कंप्रेसर के बीच एक क्या होती है, ये क्या है, क्या लगी रहती है, शाफ्ट लगी रहती है। शाफ्ट एक इस तरह की बॉडी होती है जिसकी लेंथ क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक ना? और एक तरफ आपका टरबाइन लगा हुआ और एक तरफ क्या लगा है, कंप्रेसर लगा। ये जो प्लेन अभी हवा में उड़ रहा था ना, उसमें यही सिस्टम होता है, एक तरफ टरबाइन रहती है और एक तरफ क्या रहता है, कंप्रेसर रहता है। ठीक ना? आगे हम लोग पढ़ेंगे जेट इंजन, ठीक ना, अगले सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग 2 में, तो हम देखेंगे कि हवाई जहाज के इंजन में क्या होता है। हवाई जहाज के इंजन में यही सिस्टम होता है, एक तरफ कंप्रेसर लगा रहता है और एक तरफ टरबाइन, और टरबाइन के बाद आगे नोजल लगा रहता है जो कि हम बाहर से देख पाते हैं। ठीक ना? फिलहाल ये कंप्रेसर है और ये टरबाइन। कंप्रेसर हो या टरबाइन हो, दोनों के बीच में क्या होती है, एक शाफ्ट होती है। ठीक है? और इस शाफ्ट के ऊपर कुछ ब्लेड लगे रहते हैं। शाफ्ट के ऊपर क्या रहता है, ब्लेड। ठीक है? मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है? इन ब्लेड्स को हम कहते हैं मूविंग ब्लेड। ये जो ब्लेड्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, मूविंग ब्लेड। और साथ में एक दूसरी ब्लेड होती है जो किससे लगी रहती है, जो ऊपर का कवर दिख रहा है, इस कवर से जुड़ी हुई होती है। जो ग्रीन वाली है इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड
ग्रीन वाले को क्या कहते हैं? फिक्स्ड ब्लेड। और जो रेड वाला है इसे क्या कहते हैं हम लोग? मूविंग ब्लेड। सिमिलरली यहां भी जो ग्रीन वाला है वो फिक्स ब्लेड है और जो ब्लैक वाला है वो क्या है? मूविंग ब्लेड हमेशा शाफ्ट के ऊपर लगे होंगे। देखिए ब्लैक वाला किसके ऊपर है? शाफ्ट के ऊपर है। और ग्रीन वाला जो कवर है कवर के ऊपर। कवर स्थिर होती है और शाफ्ट रोटेट करती है। तो अगर शाफ्ट रोटेट करेगा तो उसके ऊपर लगा हुआ ब्लेड भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो बिल्कुल ये अपोजिट है, ये हमारा टरबाइन है और ये हमारा कंप्रेसर। अब देखिए नोजल डिफ्यूजर में कोई मूविंग पार्ट, जबकि यहां पर क्या है? मूविंग पार्ट है। जब एयर अंदर आएगी तो ये शाफ्ट क्या हो रहा होगा? घूम रहा होगा, ठीक ना? तो घूमने से इसके जो मूविंग ब्लेड है वो भी क्या होंगे? घूम रहे होंगे। अगर शाफ्ट घूमेगा तो उस पर लगा मूविंग ब्लेड भी घूमे। तो टरबाइन और कंप्रेसर के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब है यहां पे कभी भी वर्क जीरो होने वाला नहीं है। नोजल में और डिफ्यूजर में कोई मूविंग पार्ट नहीं था, इसलिए वर्क क्या था? जीरो था। यहां भी सिस्टम को एडियाबैटिक बनाया जाता है, ठीक ना? अगर एडियाबैटिक है तो इन दोनों केस में क्या जीरो हो जाएगा? हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो पहली चीज dW नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर मूविंग पार्ट्स हैं, ठीक है। दूसरा dQ इज इक्वल टू, क्यों? बिकॉज ऑफ एडियाबैटिक, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसीलिए dQ क्या है? जीरो। दूसरा ध्यान दें, दोनों ही केस में अगर आप ये चूंकि शाफ्ट सेंट्रल लाइन है मेजर करेंगे, दिस इज Z1 एंड दिस इज Z1 किसके बराबर? Z2 के बराबर। Z1 इज इक्वल टू Z2। इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी को दोनों साइड से क्या कर सकते हैं? कैंसल आउट। अब देखिए ये ना तो नोजल है और ना ही डिफ्यूजर है, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं। चेंज होता है बट दूसरे चेंज के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है, जिसके कारण हम इसको क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर नोजल और डिफ्यूजर होता तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज को हम नेगलेक्ट नहीं करते, बट नोजल डिफ्यूजर के अलावे और लगभग जितने डिवाइसेस होते हैं वहां पर हम काइनेटिक एनर्जी के चेंज को क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। दैट इज C1 इज इक्वल टू C2, ठीक ना? तो हम यहां करेंगे अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट कर देंगे, और C1 इज इक्वल टू C2 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर देंगे? नेगलेक्ट। दैट इज क्या मिला हमें? dZ इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा C इज इक्वल टू, इसको Z ना लिखे, इसको लिखे पोटेंशियल एनर्जी और इसको काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्या हुआ? क्योंकि Z1 किसके बराबर है? और काइनेटिक एनर्जी जीरो। इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो किसके कारण है? बिकॉज C1 किसके बराबर है? C2 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार ध्यान से देखें, टरबाइन और कंप्रेसर। टरबाइन और कंप्रेसर को समझने के लिए सबसे पहले अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो दोनों के अंदर एक शाफ्ट होता है और शाफ्ट के ऊपर जो ब्लेड लगे रहते हैं उनको हम मूविंग ब्लेड कहते हैं। ऊपर के कवर के ऊपर भी एक ब्लेड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फिक्स ब्लेड, ठीक है। अब समझें इस फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड का काम क्या है? होता क्या है, टरबाइन के अंदर हम स्टीम को लेके आते हैं। किसको ले आते हैं? स्टीम को ले आते हैं। स्टीम टरबाइन की अगर बात करें, छोड़ो, क्योंकि कंप्रेसर भी है, हम गैस टरबाइन की बात करते हैं। हम यहाँ गैस को लेके आते हैं। गैस का जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। इस हाई प्रेशर गैस और हाई टेम्परेचर गैस को हम टरबाइन के अंदर इंसर्ट कराते हैं। जब ये गैस अंदर होती है तो मूविंग ब्लेड से टकराती है। यहाँ जो फिक्स ब्लेड लगे हैं
इनका काम होता है गैस को दिशा देना है। एक तरीके से नोजल का काम करता है ताकि गैस सीधे जाके किससे टकराए, मूविंग ब्लेड से टकराए। जब ये गैस इस मूविंग ब्लेड से टकराती है तो ये मूविंग ब्लेड क्या होने लगते हैं, रोटेट करने लगते हैं, और जिसके कारण ये शाफ्ट भी क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। और जब शाफ्ट रोटेट करता है तो आपको कौन सी एनर्जी मिलती है भाई, पहले बताया है कौन सी मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी। इसी शाफ्ट के ऊपर हम आगे एक जनरेटर लगा देते हैं और जहां से हमें क्या मिलने लगती है, बिजली मिलने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। बात समझ में आई? तो टरबाइन से हमें कौन सा वर्क मिला, मैकेनिकल एनर्जी मिला। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब देखो जरा, यहां पे वर्क किसके द्वारा किया गया, टरबाइन के द्वारा, यानी सिस्टम के द्वारा। तो ये वर्क कैसा होगा भाई, पॉजिटिव वर्क होगा। तो अगर कोई पूछे कि टरबाइन क्या है, तो हम कह सकते हैं टरबाइन एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसका उपयोग करके हमें क्या मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। या यूं कहें कि टरबाइन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, क्योंकि इससे कौन सा वर्क जनरेट होता है, मैकेनिकल वर्क। बात समझ में आ रही है, कौन सा जनरेट होता है, मैकेनिकल वर्क। और ये वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। बात समझ में आ रही? अब कंप्रेसर को समझो। कंप्रेसर का जो मूविंग ब्लेड है, अब कंप्रेसर का काम होता है हवा को अंदर खींचना और फिर हवा को क्या करना, कंप्रेस करना, ठीक ना। कंप्रेस करके उसके प्रेशर को क्या कर देना, बढ़ा देना। अब ये काम अपने आप नहीं होता है। आपने भी कई बार हवा का प्रेशर बढ़ाया है। साइकिल में हवा भरते समय आप क्या करते हैं, हवा का प्रेशर बढ़ाते हैं ना। तो क्या ये काम अपने आप हो जाता है, आपको पंप, आपको सिस्टम के ऊपर कार्य करना पड़ता है ना। यानी कंप्रेसर किस तरह का सिस्टम है, वर्क कंज्यूमिंग सिस्टम है। कंप्रेसर किस तरह का सिस्टम हो गया, वर्क कंज्यूमिंग, यानी जो ये इससे वर्क मिलेगा नहीं, ये वर्क आपसे लेगा। इसका मतलब इसका वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और टरबाइन का वर्क कैसा था, फिर से समझें, टरबाइन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जबकि कंप्रेसर एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। इसका वर्क पॉजिटिव होगा और इसका वर्क, क्यों भाई, कंप्रेसर को हवा को खींचना है और फिर उस हवा को, तो ये अपने आप नहीं होता है, हमें क्या करना पड़ता है, कंप्रेसर के लिए यहां एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाना पड़ता है। और जब ये इलेक्ट्रिक मोटर चलता है तो इसका शाफ्ट क्या होता है, घूमने लगता है। जब ये शाफ्ट घूमता है तब ये बाहर से हवा को खींचता है और उसे क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो आप इसको वर्क दे रहे हैं ना, तभी तो ये काम कर रहा है। तो कंप्रेसर हमारा वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है जिसका मुख्य कार्य, समझें, जिसका मुख्य कार्य क्या है, गैसेस के प्रेशर को बढ़ाना। कंप्रेसर का मुख्य काम क्या है, किसी भी गैस के प्रेशर को क्या करना, बढ़ा देना। और याद है, जब आप गैस को कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर के साथ साथ क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर। साइकिल से हवा भरते हैं, साइकिल में भरते हैं ना पंप से हवा, देखिए नीचे वाला हिस्सा गर्म हो जाता है क्योंकि हवा का जब प्रेशर बढ़ रहा था तो उसका क्या बढ़ा था, इसीलिए पंप का निचला हिस्सा गर्म हो जाता है। बात समझ में आई? तो कंप्रेसर यहां से एयर को लेता है, एयर इन एट लो प्रेशर, और जब यहां से बाहर निकलता है, एयर आउट एट हायर प्रेशर। बात समझ में आ रही है? तो कंप्रेसर का काम होता है एयर या गैस के प्रेशर को बढ़ाना, ठीक है। और टरबाइन का क्या काम है भाई, टरबाइन का क्या काम है, मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करना, मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क क्या करना, उत्पन्न करना, ठीक ना। और ऐसा कैसे होता है भाई, ऐसा करने के लिए टरबाइन के अंदर या तो हमको, अगर गैस टरबाइन है, देखिए टरबाइन कई तरह की होंगी, आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ की टरबाइन, जैसे गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, विंड टरबाइन। देखिए विंड टरबाइन भी घूमता है, तो कई तरह की टरबाइन होती है। हाइड्रोलिक टरबाइन जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स मशीन में पढ़ेंगे। तो यहां पर जो हमने टरबाइन लिया वो गैस टरबाइन लिया, यानी अगर इसके अंदर वर्किंग फ्लूइड
जो गैस है तो गैस टरबाइन, अगर वर्किंग फ्लूइड स्टीम है तो स्टीम टरबाइन। या तो हाई प्रेशर गैस अंदर आएगी या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम अंदर आएगा, और ये स्टीम आकर किससे टकराएगा? मूविंग ब्लेड से। जब मूविंग ब्लेड से टकराएगा, और मूविंग ब्लेड किससे जुड़ा हुआ है? शाफ्ट से। तो शाफ्ट क्या करने लगेगी? रोटेट करने। क्लियर है? दोनों में जो फिक्स ब्लेड है उनका काम क्या है? फ्लूइड को आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन देना, ठीक ना। और भी कार्य है, बट आगे पावर प्लांट में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जाने कि फिक्स ब्लेड सिर्फ क्या करता है? दिशा देता है, ताकि वो आराम से यहां से घुस करके यहां तक क्या है? बाहर आए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? टरबाइन क्या होता है और कंप्रेसर क्या होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी इक्वेशन जो है आपका है SFE, उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखें। अगर हम टरबाइन के लिए अप्लाई करें H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई GZ1 प्लस DQ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस DW कंट्रोल वॉल्यूम। अब देखिए, सबसे पहले वर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां का वर्क पॉजिटिव मिलेगा और यहां का वर्क नेगेटिव मिलेगा, जीरो नहीं मिलने वाला, ठीक ना। दूसरा DQ क्या होगा? जीरो। दिस DQ इज, क्योंकि सिस्टम को एडियाबैटिक बनाया गया है। नेक्स्ट, Z1 किसके बराबर है? तो GZ1 और GZ2 खत्म। और C1 किसके बराबर है? तो C1 स्क्वायर बाई 2 से C2 स्क्वायर बाई 2 बचा क्या भैया? H1, इधर सिर्फ H1 बचा, इज इक्वल टू इधर H2 प्लस DW कंट्रोल वॉल्यूम ना, CV नहीं होगा, CW नहीं होगा, क्या होगा? CV कंट्रोल वॉल्यूम। क्लियर है? अब जरा देखिए वर्क कितना आएगा? कितना आया? H1 माइनस। बात समझ में आई? याद कीजिए थोड़ा सा, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लास्ट में मैंने एक चीज डिराइव कराई थी। ओपन सिस्टम में वर्क किसके बराबर होता है? चेंज इन इंथैल्पी। ये क्या आया? H1 माइनस H2 क्या है? चेंज इन इंथैल्पी। ये वर्क किसका है? टरबाइन का। ये वर्क किसके लिए निकाला हमने? अगर कंप्रेसर का होता तो क्या बदलाव आता भाई? ध्यान से देखो, कंप्रेसर का भी होता तो ये चीजें बिल्कुल सेम होती और हम यहां तक आते H1 इज इक्वल टू H2 प्लस DW। लेकिन कंप्रेसर के केस में दिस इज योर पॉइंट 1 एंड दिस इज योर पॉइंट 2। जब यहां से हम हवा को दबाना शुरू करते हैं, कंप्रेस करना शुरू करते हैं, तो यहां जैसे जैसे हवा का प्रेशर बढ़ता है, दो की इंथैल्पी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? चूंकि कंप्रेसर में लगातार प्रेशर क्या हो रहा है? एयर का बढ़ रहा है, तो लगातार इंथैल्पी भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो H2 बड़ा हो जाता है और H1 क्या हो जाता है? छोटा। अगर आप इसको कंप्रेसर के लिखे तो यहां तक बिल्कुल सेम आएगा, क्या भाई? H1 इज इक्वल टू H2 प्लस DW कंट्रोल, यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा। बदलाव किसमें होगा? फॉर कंप्रेसर H2 इज ग्रेटर देन H1। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कंप्रेसर में हम हवा को क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं, तो 0.2 पे इंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो H2 बड़ा हो जाएगा। जबकि पहले केस में H1 क्या था? बड़ा था, और H2 क्या था? छोटा। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते। तो यहां निकालेंगे, अगर फॉर कंप्रेसर H2 इज ग्रेटर देन H1 तो वर्क डन कितना मिलेगा? बताइए। H1 माइनस H2 माइनस क्या हो जाएगा? बाहर। सही है? गलत है। ये देखो, H2 से माइनस करना है ना, तो क्या करेंगे? यहां से क्या कॉमन लेंगे? माइनस। तो माइनस कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा H2 माइनस H1। अब देखिए यहां माइनस साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव वर्क डन ऑन दी सिस्टम, और यहां पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है? वर्क डन बाय दी सिस्टम। इसीलिए ये वर्क प्रोड्यूसिंग है और ये वर्क कंज्यूमिंग है। क्लियर है? तो ये है हमारा टरबाइन एंड कंप्रेसर। थ्रॉटलिंग डिवाइस।
THROTTLING, थ्रॉटलिंग डिवाइस। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? कैपिलरी ट्यूब, ठीक ना। थ्रॉटलिंग डिवाइस का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। थ्रॉटलिंग डिवाइस को समझने से पहले हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। थ्रॉटलिंग डिवाइस को समझने से पहले क्या समझेंगे? थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या कांस्टेंट रहता है? इंथैल्पी। क्या कांस्टेंट होता है? इंथैल्पी। याद कीजिए दूसरी क्लास जिसमें मैंने बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बाद कुछ और प्रोसेस बताए थे, जिसमें एक था आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और दूसरा था आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहा था जिसमें क्या कांस्टेंट हो? एंथैल्पी कांस्टेंट हो। जिस प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट हो, ठीक ना, उसे हम लोगों ने क्या कहा था? आइसेंथैल्पी। और आइसेंथैल्पी का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? क्या है? थ्रॉटलिंग। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है भाई? थ्रॉटलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान इंथैल्पी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब ये है क्या? जब हम किसी फ्लूइड, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है भाई, समझे? जब हम, अच्छा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बैक जाना होगा। हमने फ्री एक्सपेंशन पढ़ा था। हमने कहा था एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ लार्ज होल। एक्सपेंशन जरा देखिए, फ्री एक्सपेंशन में क्या है? फ्रीली एक्सपेंड किया था, एक पार्टीशन हमने लगाया था, उस पार्टीशन को क्या कर दिया था? हटा दिया था। जब गैस को हम एक लार्ज होल से एक्सपैंड कराते हैं तो उसको हम फ्री एक्सपेंशन कहा था हम लोगों ने। और यदि हम किसी गैस को एक रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग से पास कराएं, किसे? रिस्ट्रिक्टेड, यानी ओपनिंग तो है बट खुला आने जाने की परमिशन नहीं, रिस्ट्रिक्टेड है, यानी होल क्या हो गया है? छोटा हो गया है। एक बहुत छोटे छेद से जब हम किसी गैस को पास कराते हैं तो जो प्रोसेस होता है उसे ही क्या कहते हैं? थ्रॉटलिंग, ठीक ना। थ्रॉटलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी गैस को एक रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग से क्या करते हैं? अब भैया बात आएगा कि रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग कैसे समझे? बहुत आसान है। अभी वॉशरूम में जा करके और नल को हल्का सा खोल दीजिए। नल होता है पानी का, उसको पूरा ना खोलकर, पूरा खोलेंगे तो पानी एकदम आराम से आता है। आप उसको हल्का सा खोलिए, देखिए उसे साउंड आना शुरू हो जाएगा और हल्का हल्का पानी आएगा। तो पानी तो पास हो रहा है बट किस ओपनिंग से पास हो रहा है? रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग से पास हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? थ्रॉटलिंग। किसी भी फ्लूइड को या गैस को जब हम एक रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग से पास कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अब थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है ये समझें। जब भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। बात समझ में आ रही है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस का रिजल्ट क्या होता है? कांस्टेंट एंथैल्पी। जिस फ्लूइड का एंथैल्पी क्या रहेगा, जब हम उसको रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग से पास कराएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी? एंथैल्पी कांस्टेंट। अब ये कैसे होता है एंथैल्पी कांस्टेंट? इसको समझने के लिए हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज करेंगे। लेकिन यहां एक चीज लिखा हुआ है, क्या? कैपिलरी ट्यूब। हमने कहा कि कैपिलरी ट्यूब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसका? थ्रॉटलिंग डिवाइस का। तो बात आती है कि भाई ये कैपिलरी ट्यूब है क्या? कैपिलरी ट्यूब एक स्मॉल डायामीटर की ट्यूब होती है। कैसी ट्यूब होती है? वेरी स्मॉल डायामीटर की ट्यूब होती है। आप हमारे लैब में आएंगे तो मेरे पास ये है, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये कैपिलरी ट्यूब कहां पे यूज होती है भाई? जितने भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस होते हैं लगभग सभी में कहीं ना कहीं इसका उपयोग होता है।
जिस डिवाइस का उपयोग कूलिंग पर्पस के लिए होता है वहां पर लगभग ये आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, एसी, इन सभी में एक डिवाइस लगी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब। हम कैसे पहचानेंगे? जब देखेंगे जाकर के आप, तो ये एक ऐसी ट्यूब होगी, इसको गोल गोल क्या कर दिया गया है? राउंड कर दिया गया है, जिसका डायमीटर क्या है? बहुत ही पतला है, ठीक ना। एक बहुत ही स्मॉल डायमीटर की ट्यूब होती है जिसको हम गोल गोल क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं, और वो छोटी सी जो क्वाइल बन जाती है वही हमारा क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब। बात समझ में आ रही है? अब इस कैपिलरी ट्यूब में अगर आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को यूज करें, फिर से बात आती है कि सर आप बार बार स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इन सभी में एक साइड से मास इन हो रहा है और दूसरे साइड से मास क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, यानी दे आर ओपन सिस्टम। कैपिलरी ट्यूब में भी एक साइड से रेफ्रिजरेंट आता है और दूसरे साइड से रेफ्रिजरेंट क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। इसलिए इसमें फिर से हम क्या यूज करेंगे? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक ना। तो एक हमने ट्यूब ले ली है बहुत ही स्मॉल डायमीटर की, ठीक ना। ये इसका क्या है? डायामीटर। स्मॉल डायमीटर की ट्यूब है। दिस इज योर पॉइंट 1 एंड दिस इज योर पॉइंट 2, ठीक है। अब इसके लिए हमें SFE यूज करना है। देखें, फॉर पॉइंट 1 एंड 2 लिखेंगे तो क्या मिलेगा? H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस DQ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस DW कंट्रोल वॉल्यूम। अब देखिए, ये एक ट्यूब है, इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, और अगर मूविंग पार्ट नहीं है तो क्या कोई वर्क मिलेगा? नहीं। वर्क कब मिलेगा? जब कोई घूमने वाला पार्ट हो। तो कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो कौन जीरो हो जाएगा भाई? वर्क। इसको चारों तरफ से क्या कर दिया जाता है? एडियाबैटिक बना दिया जाता है ताकि हीट का ट्रांसफर बाहर ना हो सके। तो कौन जीरो हो जाएगा? DQ। अब देखिए, यहां से अगर आप मेजर करें, दिस इज पॉइंट Z2 एंड दिस इज पॉइंट, तो Z1 किसके बराबर है भाई? Z1 और Z2, जो डायमीटर यहां का है वही डायमीटर, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो C1 स्क्वायर बाई 2 और C2 स्क्वायर बाई 2 एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। बचा क्या भाई? H1 इज इक्वल टू, दैट इज H1 इज इक्वल टू H2 का मतलब क्या है? DH इज इक्वल टू एंड H इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ में आई? H1 H2 के बराबर है, इसका मतलब H क्या है? कांस्टेंट का मतलब आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। इंथैल्पी कांस्टेंट है ना, और जिस प्रोसेस में इंथैल्पी कांस्टेंट होती है उसे क्या कहते हैं हम? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा कैपिलरी ट्यूब। इसी के साथ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम समाप्त होता है। बात समझ में आ रही है? अब हमें स्टार्ट करना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले चलिए अब कल ही, आज यहीं रहने देते हैं, सेकेंड लॉ को फिर स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है? फिलहाल आज यहीं, ओके, थैंक यू।